अगर आप आईएएस या आईपीएस बन भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के आईएएस या आईपीएस बनेंगे। पूरे भारत में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। कैडर जैसे निर्धारित होगा वैसे ही पता चलेगा। तो कैडर निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है यह लंबे समय से कुछ और चल रही थी, अभी प्रक्रिया में बदलाव आया है। तो पहले भी ऐसा नहीं था कि आपको अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा, उसकी भी संभावनाएं रहती थी और अभी भी संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि आप तैयारी कर रहे वाले छात्र हैं तो आपके मन में इच्छा होगी कि आपको पता चले कि होम स्टेट कैसे मिल सकता है, क्या चांसेस बनेंगे कि मैं जिस राज्य का हूं या जैसे यूपी से हूं, बिहार से हूं, एमपी से हूं, तो मुझे अपना ही राज्य मिल जाए। उसके लिए नई नीति में क्या है जो 2026 के एग्जाम के साथ ही लागू हो रही है। चलिए एक एक करके सारी जानकारी को जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जानकारी आई कहां से। तो ये जानकारी आई है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीओपीटी, जो कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहां पे जानकारी 23 जनवरी को आई और सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखा था, कैडर एलोकेशन पॉलिसी फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। यानी कि यहां पे फॉरेन सर्विस की बात नहीं हो रही, फॉरेस्ट सर्विस की बात हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी साथ में ही आप जानते हैं फिल्म्स का जैसे साथ साथ होता है। तो अब यहां पे समझिए 3 ही पोस्ट हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। अब इनका कैडर का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि उनको राज्य कौन सा मिलेगा काम करने के लिए, यही प्रोसेस में बताई गई है। कुछ अन्य चीजें बताई गई हैं जो कि जो विकलांग हैं, इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है उनको समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि ये वो समय है जहां पे आपके लिए हम एक खास ऑफर लेके आए हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस आ चुका है और इस 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस एक उपहार लेकर आया है, गणतंत्र दिवस सेल। यानी कि जितने भी दृष्टि आईएएस के लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज है, पेन ड्राइव कोर्सेस हैं जो दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में अवेलेबल हैं, उन सब में 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, चाहे वो उदाहरण के लिए प्रीलिम्स का ऑनलाइन कोर्स हो, लाइव ऑनलाइन कोर्स हो, या कोई ऑप्शनल की तैयारी हो, या कंप्लीट जीएस की प्रीलिम्स और मेंस के लिए जैसे कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, तो ये सारे कोर्सेस आपको 50% तक की कम कीमत पर मिलेंगे। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको करना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको क्लिक करके फॉर्म भरें। हमारे एक्सपर्ट आपसे तुरंत बात करेंगे। और यह ऑफर याद रहे 27 जनवरी तक है और इसके अलावा बुक्स पर भी 25% का डिस्काउंट है। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो पहले पुरानी व्यवस्था जान लेते हैं और नई व्यवस्था क्या है, सीधे सीधे उनके कंपेयर को हम कर लेते हैं और उसके बाद कुछ प्रमुख चेंजेस या प्रावधान जो है वो भी आपको बता देते हैं। तो पहले क्या होता था, जो स्टेट्स और ज्वाइंट्स कैडर होते थे, अब इसमें क्या होता था कि 5 जोन बटे हुए थे पुरानी व्यवस्था में, और हर जोन के अंदर कुछ स्टेट होते थे और आपको उसमें अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। तो जैसे कि अब ये प्रेफरेंस आपकी मेरिट के आधार पर फिर आपको प्रेफरेंस आपको मिलती थी। तो आप यहां पे देखिए तो 5 जोन में, जोन 1 में AGMUT, एगमूट जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है क्या है कि यूटीज जो है, तो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। जोन 2 में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जोन 3 में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जोन 4 में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय साथ में है, और मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। और जोन 5 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अब देखिए इसमें होता ये था कि जैसे आपको पहले जोन की प्रेफरेंस अपनी देनी है। जोन 1 का पहला प्रेफरेंस आपने दिया, जैसे जोन 1 को प्रेफरेंस दिया आपको ना, पहले आप किस जोन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे दिया। फिर उस जोन में किसे आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, दूसरा किसे देना चाहते हैं, तीसरा किसे देना चाहते हैं, आगे पीछे क्रम में किसी को भी आप प्रेफरेंस दे सकते थे। तो सिलेक्शन आपका इस हिसाब से होता था कैडर का कि पहले आपका जिस जोन को आपने पहले नंबर पे प्रेफरेंस दिया इन 5 में, फिर उसके अंदर पहला किसको दिया है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे किस जोन को दिया है, उसमें पहला किसको दिया है, अगर वो भी नहीं मिलता है तो तीसरा कौन सा आपने जोन दिया है, उसमें पहला कौन सा दिया है। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद फिर शुरू से, फिर आपका पहला जोन का प्रेफरेंस, दूसरा जोन का प्रेफरेंस कौन सा है, उसमें दूसरा कौन सा दिया है, फिर उसके बाद अगला जोन कौन सा है, फिर उसमें दूसरा कौन सा दिया है। तो इस प्रोसेस के आधार पे कि एक तरफ जोन की प्रेफरेंस, फिर उसके अंदर उसके स्टेट की प्रेफरेंस के आधार पे आपका तय होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सारे जितने भी कैडर हैं इनकी संख्या हो जाती है 25, और इन 25 में एक एगमूट भी है, यानी कि यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। इसको 4 ग्रुप में बदल दिया है नई व्यवस्था में। तो ये जो 4 ग्रुप हैं उसमें से ग्रुप 1 में एगमूट आ गया,
ठीक है, यूटीज आ गई, आंध्र प्रदेश आ गया, असम मेघालय जो कि साथ में है, फिर बिहार और छत्तीसगढ़। अब आप इसमें क्रम देखिए तो आपको दिखेगा अल्फाबेटिकली ये क्रम में है, यानी कि ए, फिर उसके बाद बिहार बी, छत्तीसगढ़ सी, ए बी सी डी, ई एफ में कोई नहीं है, और फिर उसके बाद जी में गुजरात, एच में हरियाणा, फिर एच में हिमाचल प्रदेश, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई में कुछ नहीं आया तो जे में आ गया झारखंड, के में आ गया कर्नाटक, फिर केरल, फिर एम में महाराष्ट्र, फिर ग्रुप 3 में महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। फिर ग्रुप 4 में उसी तरह से अल्फाबेटिकली आगे बढ़ रहे हैं तो तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब जेड से तो कोई है ही नहीं, तो ये वही 25 कैडर आपके 4 ग्रुप में आ गए हैं। लेकिन वहां पे तो हम क्या देख रहे थे, जोन का प्रेफरेंस दे रहे थे, फिर उसके अंदर स्टेट का प्रेफरेंस, और जोन के प्रेफरेंस के हिसाब से फिर स्टेट के प्रेफरेंस को मिला करके वो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, कैडर मिलने का प्रोसेस, जो कि बाद में होता है, शुरू में नहीं। जैसे आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो अभी कैडर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बात यह है कि अब इसमें बदलाव आया है, तो वो कैसे होगा इस 4 ग्रुप में? क्या हम इसमें भी ग्रुप 1 में प्रेफरेंस देंगे, फिर 2 में देंगे, 3 में देंगे, 4 में देंगे, फिर यहां स्टेट में प्रेफरेंस देंगे? तो ऐसा नहीं है, इस बार कुछ अलग ही साइकिल बना दिया है और उसके माध्यम से होगा। बहुत ही सरल तरीके से इसको समझते हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे ना कि क्या है, तो इसको इसलिए जानना जरूरी है कि देखिए ये वही चीज है जिसकी वजह से आपका शायद नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का आना था, इसी की वजह से वो रुका हुआ था, क्योंकि इसी साल से यह लागू हो रहा है और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान बताए गए हैं जो इसी साल से लागू करना है, जो इसको लेकर के 31 जनवरी डेडलाइन है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं। पहले यहां से शुरू कीजिए कि हर सेवा के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो तय करती है कुल कितने पद होंगे टोटल। तो यहां पे राज्य में कितनी रिक्तियां होंगी वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तय करती है। तो यहां पे 2 वो बनाती हैं श्रेणी। एक श्रेणी होती है जो आपकी, यानी कि 2 स्तर होते हैं, एक स्तर होता है अनरिजर्व, एक होता है एससी, एसटी, ओबीसी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस यहां पे कोई भी स्तर नहीं है, यानी कि श्रेणीवार में भी सिर्फ 4 ही हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कहा दिया गया है इसी में कि इसे कैडर जो वितरण होगा, कैडर वितरण देते समय अनरिजर्व की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, सिलेक्शन के लिए नहीं, कैडर वितरण के लिए। ये अंतर पता रहे। फिर उसके बाद दूसरा जो स्तर है इनसाइडर और आउटसाइडर का है। देखिए हर स्टेट को बताना पड़ता है कि उसके राज्य में इनसाइडर और आउटसाइडर के लिए कितने पोस्ट हैं। तो इस इनसाइडर का मतलब कुछ ऐसे पद हैं जो उस राज्य के लिए ही हैं, उस राज्य के लोगों के लिए है मतलब, और उसी राज्य में कुछ बाहर के लोगों के लिए जो होंगे वो आउटसाइडर के होंगे। तो जिसको लेकर के हम जो कह देते हैं कि किसी को होम स्टेट चाहिए, मतलब कि जिस राज्य का है उसमें वह इनसाइडर की पोस्ट के लिए चाहता है कि उसको मिल जाए। तो यहाँ पे इनसाइडर और आउटसाइडर हो गए, यही बातें यहाँ पे दी गई हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, इस ग्रुप में कैसे सिलेक्शन होगा। मैंने बोला इसी प्रोसेस को समझते हैं, फिर आगे पूरी जो जानकारी है उसको भी सरल तरीके से छोटे छोटे भाग में बांट के समझेंगे। तो इसमें कह दिया गया है कि 25 जैसे इन चारों ग्रुप में टोटल 25 कैडर हैं। तो इन 25 कैडर के लिए 25-25 की साइकिल बनेगी। क्या बनेगी? साइकिल। कितने कितने की बनेगी? 25-25 की बनेगी, यानी कि 1 से लेके 25, और ये फिर उसके बाद 26 से लेके 50, फिर उसके बाद 51 से लेके 75, फिर उसके बाद 76 से लेके 100, और ऐसे ही सो ऑन चलती रहेगी। किस बेस पे बनेगी? ये मेरिट बेस पे बनेगी, पहली बात। और हर कैटेगरी के लिए बनेगी। हर कैटेगरी के लिए मतलब कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और एसटी, चारों के लिए बनेगी। और पहले किसकी नियुक्ति होगी? पहले किसे कैडर मिलेगा? मतलब कि पहले मिलेगा इनसाइडर के लिए कैडर। इनसाइडर के बाद फिर जो विकलांग है, फिर उसके बाद आउटसाइडर के लिए। डन? समझ में आ गया? अब यहां पे एक बात आती है, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको अब हम जब भर ही रहे हैं तो इनसाइडर के लिए कैसे भर रहे होंगे? तो उसमें भी कई और पेज है, वो भी बता देता हूं। जैसे कि 25 यहां पे कैडर हैं, ठीक है, और 1 से 25 तक के जैसे टॉप रैंकर हो गए, अनरिजर्व्ड का ही उदाहरण लेते हैं, 1 से 25 जिसको हम ओपन बोलते हैं सबके लिए। क्योंकि अगर कोई इसमें, चूंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आप सुने थे जिसमें कहा गया था कि कोई अगर
रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है, जैसे कि एज का या अटेम्प्ट का, जैसे उसकी एज अभी अनरिजर्व के हिसाब से उसी लिमिट में है, या उसने अटेम्प्ट का, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का फायदा नहीं लिया है, तो मेरिट के बेस पे वो अनरिजर्व कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी से फाइट कर सकता है, तो वहां पे उसको फायदा कैडर में भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से 25 में 25 की सूची है और 25 ही कैडर हैं, और हर कैडर के लिए एक बार में, क्योंकि एक साइकिल में एक ही इनसाइडर को मिल पाएगा क्योंकि 25 ही हैं, और 25 ने अपना एक एक इनसाइडर दिया तो क्या हो गया, 25 इनसाइडर हो गए, 25 यहाँ पे मेरिट हो गई। लेकिन होता यह है कि हर कोई उसी हिसाब से तो अपना प्रेफरेंस दे नहीं रहा था। हर किसी को अपना प्रेफरेंस जरूर देना है, ये तय है कि आप अपना होम स्टेट के लिए तैयार हैं, अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये जानकारी शुरुआत में ही भरनी पड़ेगी कि आपको होम स्टेट चाहिए। तो जब आपने तय कर दिया होम स्टेट चाहिए, तो जिन लोगों को होम स्टेट चाहिए था वो 1 से 25 की रैंक में सारे अलग अलग वो 25 कैडर के तो होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो 25 कैडर हैं और 1 से 25 की रैंक में वही सारे नाम हैं, तो ये मामला फंसेगा। तो इसमें ये होगा कि 1 से 25 की जो साइकिल बनी है जिसमें ये सारे कैडर बने हैं, जो रैंक है उनको दिया जाएगा। अब उसमें होगा ये, उदाहरण के लिए कि जैसे मान लीजिए रैंक कोई 7 है, 10 है, 12 है, इन तीनों को चाहिए था मध्य प्रदेश, रैंक 7 को भी, 10 को भी, 12 को भी। एक बार में एक ही इंसाइडर मिलेगा एक साइकिल में 25 में, यानी कि एमपी का एक ही, हर स्टेट का एक ही, हर कैडर का मतलब एक ही, तो 7 वाले को मिल जाएगा। अब 10 और 12 तो रह गए, तो और इसी तरह से हो सकता है अदर स्टेट वाले भी रह जाए, तो वो आएंगे दूसरे साइकिल में, ये 25 से 50 में, इन्हें रखा जाएगा दूसरे साइकिल के लिए। और दूसरा साइकिल ऐसा नहीं कि वो रैंक 26 से शुरू होगा, जो बच गए हैं पीछे से उन्हें इस रैंक में शामिल कर लिया जाएगा 26 से 50 वाली में, और फिर से एक एक मिलेगा। तो हो सकता है अगले साइकिल में इस 10 रैंक वाले को फिर मिल जाएगा अपना इनसाइडर का पोस्ट, अगर उस राज्य में उतने इनसाइडर पोस्ट हैं, अगर एटलीस्ट 3 होंगी तभी इन तीनों को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगला साइकिल आता है, तो अगले साइकिल में फिर से उस हर एक स्टेट के लिए, हर एक कैडर के लिए एक एक रहेगा, मतलब हर कैडर के लिए एक एक जब रहेगा, तो ये 12 वाला भी अब एमपी चाहता था, तो उसको इस तीसरे वाले साइकिल में जब लाया जाएगा तब उसे मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे तक। तो पहले इनसाइडर को ही ऐसे भरा जाएगा, जो इनसाइडर की पोस्ट होंगी उन्हें भरा जाएगा, और ये अनरिजर्व्ड के लिए भी देखिए ऐसा चलता रहेगा। उसके अलावा ओबीसी के लिए भी इसी तरह से साइकिल बनेगी, उसके अलावा एससी के लिए बनेगी, एसटी के लिए बनेगी, मतलब कि उस श्रेणी के हिसाब से भी बनेगी। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो जितनी भी पोस्ट डिसाइड हो रही हैं, ये पोस्ट जो डिसाइड होंगी 1 जनवरी के तक में, यानी कि 1 जनवरी तक की स्थिति में कैडर गैप को पहचाना जाएगा। राज्यों को बताया गया है कि आप अपना कैडर गैप देख लीजिए, यानी कि आपके राज्य में इनसाइडर, आउटसाइडर और सारे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जितने पदों की आवश्यकता है और जितने अभी पद हैं, उसमें जो गैप आ रहा है, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप बता दीजिए। और 31 जनवरी वो डेडलाइन दे दी राज्य सरकारों को अपनी रिक्तियों की मांग के लिए कि आप नहीं रिक्वेस्ट भेज दीजिए आपको कितनी चाहिए, अगर आप इससे ज्यादा लेट करेंगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा उस बार के लिए। तो इस आधार पर इनसाइडर और आउटसाइडर पदों का फिर ब्रेकअप तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पूरा ब्रेकअप जब तैयार हो जाएगा, तो इनसाइडर वैकेंसी को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार जो उस राज्य का हो और जिसने वहां काम करने की इच्छा जताई हो, उपलब्ध नहीं होता। यानी कि मान लीजिए किसी साल ऐसा हुआ, जैसे मैंने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, एक उदाहरण लेते हैं पंजाब का। पंजाब में इनसाइडर वैकेंसी थी आईएएस के लिए 3, अब उसमें से होता यह है 2 ही योग्य मिलते हैं, ठीक है, इनसाइडर वैकेंसी के लिए, लेकिन एक उसमें रह जाता है, तो क्या होगा, तो वह आउटसाइडर वैकेंसी में बदल दिया जाएगा। टोटल यानी कि उस राज्य के लिए 3 इनसाइडर की थी, मान लीजिए 3 आउटसाइडर की थी, 6 थी, लेकिन यहां पे 3 वाले में इनसाइडर के लिए 2 ही योग्य मिले, एक रह गया था, तो उसे आउटसाइडर वाले में डाल के 4 बना दिया जाएगा। तो यह बदला हुआ पद उसी वर्ष, परीक्षा वर्ष में भर लिया जाता है और इसे अगले वर्ष के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो अब इसको 4 में बना दिया गया, यहाँ एक जो खाली थी। तो अब मेरिट के हिसाब से जो आउटसाइडर का भी साइकिल बनेगा बाद में, इनसाइडर का बनने के बाद, वहां पे ये फायदा मिलेगा इस जगह पे पंजाब में जो एक बढ़ गई है, तो उसको अब खाली ये नहीं रह जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए जैसे मैंने ऐसे बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनरिजर्व श्रेणी का ही हिस्सा इन्हें माना जाएगा, किस लिए, कैडर देने के लिए, उन्हीं के साथ इस रोस्टर में उन्हें रखा जाएगा।
और अब उसके बाद हम बात करते हैं विकलांग लोगों के लिए। तो यहां पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो उम्मीदवार होंगे, दिव्यांग जो होंगे, यदि आवश्यक होगा तो इनसाइडर कोटे के आवंटन के बाद अलग से अतिरिक्त पद भी बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली इनका होगा कैसे, पहले तो इनसाइडर के लिए वो साइकिल बनेगी, वो काम करेगी, उसके बाद होगा दिव्यांगों के लिए, फिर उसके बाद होगा आउटसाइडर के लिए, ये प्रोसेस चलेगा। तो आमतौर पर जिसे होम स्टेट चाहिए इनसाइडर के लिए तो क्या करेगा, एक ऑप्शन दे सकता है जिसे भी अपना होम स्टेट चाहिए, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः है। लेकिन जो दिव्यांग हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उनको उसके अलावा भी एक अतिरिक्त विकल्प, होम स्टेट के अलावा दूसरा भी एक और प्रेफरेंस चुनने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा भी मान लीजिए उसमें भी अगर उनका या तो मेरिट बेस पे अगर उनके रैंक अच्छी आती है तो मेरिट बेस पे ही ओपन कैटेगरी में ही वो ले लेते हैं पहले ही, तो ठीक है इनसाइडर के थ्रू। लेकिन वहां भी नहीं होता तो फिर उसके बाद जब इनके लिए देखा जाएगा आउटसाइडर के पहले लिस्ट में कैडर देने का वितरण का काम, तो दो ऑप्शन लिए जाएंगे। एक तो मैंने आपको बताया पहला क्या होगा कि जो इनका होम स्टेट का इनसाइडर का, और दूसरा उसके उनके अलावा जो एक अलग प्रेफरेंस ये देना चाहते हैं, दोनों में नहीं होता है तो जो इनसाइडर है यानी कि उनका जो होम स्टेट है वहां पे जो आउटसाइडर वाली पोस्ट है उसमें पद की रिक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इनके लिए अलग से पद बना दिए जाएंगे आउटसाइडर वाले हिस्से में और इन्हें उसमें शामिल कर लिया जाएगा इनके होम स्टेट में। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एलोकेशन अगेंस्ट इनसाइडर वैकेंसीज, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि किसी ऐसी स्थिति बनती है सर्विस प्रिपेयर्ड इंडिकेटिंग देयर होम स्टे एंड देयर विलिंगनेस, तो पहले तो ये तय करना होगा कि आप तय करें कि आपको होम स्टेट चाहिए। अगर आपने होम स्टेट तय कर दिया कि आपको नहीं चाहिए या आपने जानकारी नहीं दी है तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद मान लीजिए कैसा होता है कि अगर इसी तरह से जैसे कि अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इन सबको यह बात कहनी होगी, सिर्फ अनरिजर्व्ड को नहीं, एससी एसटी ओबीसी सबको बताना होगा कि अपना होम स्टेट को चाहते हैं कि नहीं चाहते, उसी आधार पे बनेगा। मतलब ये साइकिल, चूंकि मैंने क्या बोला, अनरिजर्व्ड के लिए अलग चल रही है साइकिल, ओबीसी के लिए अलग चल रही है, एससी के लिए अलग चल रही है, एसटी के लिए अलग चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे अब मैंने ये बात शुरू में ही आपको बता दी थी कि जो साइकिल बन रही थी वो क्या थी, 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75। तो यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो मेरिट बनी है 1 से 25 तक की उन्हें ही लिया जाएगा। उस लिस्ट में जो मेरिट वाले 25 होंगे, फिर आगे 26 से जो 50 वाले होंगे वो नहीं होगा। जो 1 से 25 तक में बच गए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था इसमें कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें इनका इनसाइडर स्टेट नहीं मिला है क्योंकि एक ही मौका था, वो किसी और को मिल गया। उदाहरण के लिए जो मैंने बताया था कि रैंक 7, 10 और 14, इसमें से 25 कैडर हैं, 25 की लिस्ट है, तो 25 में एक एक इनसाइडर ही सबको मिलेगा। तो 7 वाला उसको एमपी मिल गया है। अब 7 तो 10 वाले को दूसरी साइकिल में, तो दूसरी साइकिल में मतलब 51 से 26 से 50 वाले में ये 10 रैंक चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे याद रखना है कि उदाहरण के लिए इन्होंने भी ऐसे 7, 10 और 16 रैंक का देके बताया था कि ऐसा ही होगा। तो जैसे कि 7 नंबर वाला क्या होगा, पहले साइकिल में चला गया है और रैंक जो सीरियल नंबर 10 है अगले 25 के लिए उसको उसमें डाल दिया जाएगा। तो सेकंड साइकिल 26 से 50 वाले में सीरियल नंबर 10 यानी कि जो 10वीं रैंक है उसको मिल गया, और जो 16वां है, मेरिट के आधार पर ही लिस्ट बनी है 25 की, तो जो 16वां होगा उसको थर्ड साइकिल में मिल जाएगा। लेकिन उतना इंसाइडर होनी चाहिए, वही बात फिर से मैं कहूंगा। और उसके बाद मान लीजिए कि इफ ए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल टू फिल अनरिजर्व्ड इनसाइडर वैकेंसी, मान लीजिए यूपी में एक इनसाइडर वैकेंसी थी अनरिजर्व्ड के लिए जो अभी वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, वो खाली रह रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि वह एसटी वाले को मिल जाएगी, एसटी कैंडिडेट को मिल जाएगी, जो इनसाइडर एसटी होगा, जो इनसाइडर एसटी कैंडिडेट होगा उसको मिल जाएगी। लेकिन तब मिलेगी जब एक एसटी आउटसाइडर वैकेंसी अवेलेबल होगी, क्योंकि एसटी इनसाइडर वाला कैंडिडेट किस में चला गया, अनरिजर्व्ड में चला गया। तो एसटी जो इनसाइडर वाली थी वो खाली हो गई वैकेंसी, तो यहां पे एसटी आउटसाइडर वाली वैकेंसी रहेगी तो वो कंपनसेट करेगी जो ये जगह खाली हुई थी वो यहाँ पे, यानी कि एक एसटी कैंडिडेट आ गया जो खाली हुआ था, जो अनरिजर्व्ड में उधर चला गया था जगह। तो इस प्रकार से इसे भरा जाएगा। और मैंने क्या कहा कि अगर कोई फिर भी नहीं भरा जा पाए तो उसको आउटसाइडर में डाल के आउटसाइडर से
उसको फिल किया जाएगा, लेकिन इसी वर्ष उसको भरा जाएगा, आगे के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। और सेम इसी तरह से मान लीजिए कि एसटी में आउटसाइडर वैकेंसी भी नहीं मिलती है, तो क्या होगा, फिर आगे देखा जाएगा एसटी के बाद एससी कैंडिडेट को, उसी अनरिजर्व के लिए। फिर एससी कैंडिडेट को तब लिया जाएगा, पहले एसटी में देखा जाएगा कि एसटी में इनसाइडर है कोई, और एसटी में आउटसाइडर के लिए भी वहां पे वैकेंसी है, नहीं होती है तो फिर एससी कैंडिडेट को लिया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि एससी में इनसाइडर को ले लिया जाएगा अनरिजर्व में, लेकिन एससी आउटसाइडर भी होना चाहिए उसको कंपनसेट करने के लिए, जो एससी इनसाइडर खाली हुआ है। उसी तरह से उसमें भी नहीं होता है तो फिर ओबीसी इनसाइडर देखा जाएगा, ओबीसी इनसाइडर को अनरिजर्व कैंडिडेट की जगह जो खाली रह गई थी वहां वो दे दी जाएगी। तो ऐसे में ओबीसी खाली हो गया इनसाइडर का, तो वहां पे कंडीशन है कि ओबीसी आउटसाइडर होना चाहिए, पोस्ट वहां पे ओबीसी आउटसाइडर की होनी चाहिए जो भरनी चाहिए, उससे कंपनसेट हो जाएगा ओबीसी का एक पोस्ट। तो ये प्रोसेस बनाई गई है। और सेम ऐसे ही अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जैसे अवेलेबल नहीं था तो किसी और को दिया गया, सेम इसी तरह से एसटी के लिए नहीं होता है तो एससी, ओबीसी, फिर अनरिजर्व, और उसके बाद आगे उसके लिए भी नहीं होता है, ओबीसी के लिए भी नहीं होता है, तो सेम ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि आगे जो बाकी जो 3 श्रेणियां हैं उनको मौका दिया जाएगा क्रमशः। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए कि खाली कोई सीट नहीं रहने वाली, या तो उसको आउटसाइडर में बदल दिया जाएगा, और कैसे बदला जाएगा, इनसाइडर में था तो इनसाइडर से दूसरे कैटेगरी वाले को लेके, और उसके लिए आउटसाइडर एक अलग से होना चाहिए, वो व्यवस्था की जाएगी। अब जो मैंने दिव्यांगों की बात की, तो दिव्यांगों के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि इनको जो है, जो स्टेट कौन सा मिलेगा, कैडर कौन सा मिलेगा, ये कैसे तय होगा, इनसाइडर वालों का पूरा हो गया, अगर मेरिट में उनका भी नाम था तो उनको वहां पे ले लिया जाएगा मेरिट के हिसाब से। उसके बाद इनके लिए भी मौका रहेगा कि इनको होम स्टेट मिले जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है। अगर उन्होंने जो प्रेफरेंस दी है उसमें भी नहीं मिलता है तो इनके पास एक और मौका वो पहले ही दिया जाएगा कि इन्हें एडिशनल ऑप्शन दिया गया था, यानी कि एक से ज्यादा विकल्प इनके पास थे, होम स्टेट के अलावा भी एक विकल्प था, और वो भी नहीं होता है तो मैंने क्या कहा था कि क्रिएट किया जाएगा एडिशनल वैकेंसी, ठीक है, जो आउटसाइडर कोटा रहेगा उसमें एडिशनल वैकेंसी क्रिएट कर देंगे, जिससे कि उन्हें अपना जो स्टेट है जहां वो चाहते हैं वो मिल सके। फिर उसके बाद आउटसाइडर के लिए भरा जाएगा। अब यहां पे एक बात और याद करिए कि जो मैंने बोला था साइकिल बनेगी, तो वहां पे 4 ग्रुप हैं, तो 4 ग्रुप में 1 से 25 जो बनेगा, तो ग्रुप 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ग्रुप 1 2 3 4। फिर अगली साइकिल कैसे बनेगी, अगली साइकिल में जो ग्रुप 2 वाले स्टेट हैं वो ऊपर आ जाएंगे, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, जो 1 में था वो चला जाएगा सबसे नीचे। फिर जो तीसरी साइकिल बनेगी उसमें 3 वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर 4 वाले, फिर 1 वाले थर्ड में चले जाएंगे, और फिर 2 वाले सबसे नीचे। फिर अगली जो साइकिल बनेगी उसमें 4 वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद 1 वाले सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, फिर सेकंड वाले तीसरे नंबर पे, थर्ड वाले, फिर उसके बाद चौथे नंबर। फिर 5वीं साइकिल जो बनेगी तो फिर उसमें जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट वो है वो ऊपर आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी ग्रुप की, तो ये ग्रुप भी कैसे बन रहे हैं कि पहली साइकिल में ग्रुप 1 सबसे ऊपर है, फिर ग्रुप 2 है, 3 है, 4 है। दूसरी साइकिल में ग्रुप 2 सबसे ऊपर हो गया, फिर ग्रुप 3, ग्रुप 4 हो गया, फिर ग्रुप 1 सबसे नीचे चला जाएगा। तो जो पहले सबसे ऊपर रहेगा वो अगले वाले साइकिल में सबसे नीचे चला जाएगा। तो 2-3 बातें क्लियर हो गई। अगर बहुत सामान्य तरीके से समझा जाए तो यहां पे ये जितने भी हैं कैडर, इनकी संख्या 25 है। 25 की लिस्ट बनेगी, ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई 25 की, और यहां पे जो ग्रुप हैं उन ग्रुप के हिसाब से एक 25 की लिस्ट बन गई। तो चारों ग्रुप को मिला के ही 25 की लिस्ट बन गई, क्योंकि चारों ग्रुप जब मिला देंगे तब भी 25 कैडर होंगे। तो इस 25 की लिस्ट में आपको एक बात तय होनी चाहिए कि 25 ही कैडर थे, 25 ही लिस्ट थी, तो एक मैक्सिमम एक इंसाइडर ही एक राज्य के लिए रहेगी। एमपी एक इंसाइडर, यूपी एक, बिहार एक, साउथ का एक, कोई भी हो एक, तो तय हो गया। उसके अलावा लेकिन इस सीरियल नंबर में 1 से 25 में 2 अच्छे रैंक लाने वाले थे, या 3 थे या 4 थे, तो क्या होगा, तो होगा ये अगली साइकिल के लिए उसको, यानी कि 26 से 30, फिर उसके बाद 26 से 50, फिर 51 से 75, उस साइकिल में उन्हें भेजा जाता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा सिस्टम एक सही जगह तक खत्म नहीं हो जाता है।
और कोई भी पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो सारी बातों को एक बार चाहे तो आप दोबारा से देख लीजिएगा इजिली, और जो मुख्य बातें थी उन्हीं में से एक दो बात और जान लीजिए। वो ये है कि ये सब कुछ जो है बहुत जल्दी होगा, एज पॉसिबल एंड प्रेफरेबली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स इन द लबासना, यानी कि लबासना में ट्रेनिंग शुरू होने के पहले सब कुछ तय कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है 26 में, इनकी ट्रेनिंग अगले साल होगी, तो उसके पहले ही सब कुछ तय हो जाएगा, ठीक है। और ये जल्दी से जल्दी होगा, इसी वाले एग्जाम के साथ होगा, तो ये बात बहुत स्पष्ट रखें। तो मोटा अंतर जो 2-3 बातों का अगर सार लेके यहाँ से आपको जाना हो वीडियो से, तो ये था, पुराने वाले में 5 जोन थे, जिसमें आपको जोन और जोन के अंदर कुछ राज्य रहते थे, वो प्रेफरेंस देने पड़ते थे। जोन का प्रेफरेंस देते थे, राज्य का देते थे, उसी हिसाब से पूरा एक क्रम चलता था। अभी ग्रुप बन गए हैं, लेकिन उतने ही कैडर हैं, 25 यूटीज को मिला के, यूटी अपने आप में एक पूरा कैडर। तो अब इसमें हो क्या रहा है, 25 की लिस्ट बनेगी, 25 ही कैडर होंगे, एक बार में एक ही इंसाइडर को दिया जाएगा मौका, पहले इंसाइडर का ही रहेगा, तो हर राज्य का एक एक इंसाइडर पोस्ट रहेगी 25 में, ठीक है। फिर उसके बाद कोई ज्यादा रैंक लेके आता है तो वो अगली साइकिल में आ जाएगा, यानी कि उसको रैंक ज्यादा होने का फायदा तो मिलेगा ही कि अगली साइकिल में वो तुरंत आ गया। जो पीछे के रैंक वाले हैं वो आगे की साइकिल में बाद में आएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व की तरह इसमें ट्रीट किया जाएगा कैडर देने के मामले में, ठीक है। और जो चूंकि ओपन वाली बात होगा ना, ओपन वाली फाइट, तो इसमें जो बेहतर रैंक लाएगा, भले वो रिजर्व कैटेगरी से, उसको भी फायदा मिल जाएगा कैडर एलोकेशन में, ठीक है। और जो साइकिल बार बार चेंज होगी, तो जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, पहली साइकिल में सबसे ऊपर होगा, फिर सबसे नीचे होगा, फिर ऐसे वो ऊपर आता रहेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा कोई भी पोस्ट खाली रह जाती है तो क्या होगा कि जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की खाली इनसाइडर की, तो फिर एसटी को पहले मौका मिलेगा। अगर एसटी की भी इनसाइडर और आउटसाइडर अवेलेबल नहीं है तो एससी को, फिर ओबीसी को, और इसी तरह से सबके लिए होगा क्रमशः उसी बदलते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और विकलांगों के लिए भी मैंने, आप दिव्यांगों के लिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, उनके लिए व्यवस्था यही रहेगी कि उनको इनसाइडर में पहले अगर वो मेरिट के बेस पे है तो वहां मौका मिल जाएगा, फिर उसके बाद उनको मौका मिलेगा, फिर आउटसाइडर के लिए मौका मिलेगा। तो मुख्य बातें यही थी। अब एक या वीडियो समाप्त करने से पहले एक जरूरी जानकारी ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स और मेंस की जीएस की कंप्लीट तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और खास बात क्या है कि 14 महीने में पूरा कोर्स कवर करा दिया जाएगा, लेकिन दृष्टि लर्निंग ऐप में 18 महीने तक क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, और इस दौरान आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कलर प्रिंटेड नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट, एकेडमिक सपोर्ट सब आपको मिलेगा। और दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी 27 जनवरी तक रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें यह काफी कम कीमत पर सिर्फ 20,050 रुपए में आपको यह कोर्स मिल रहा है। तो अगर आप इस कोर्स का फायदा लेना चाहते हैं तो रिपब्लिक डे सेल में आपको फायदा तो मिलेगा बहुत कम कीमत पे, 30% कम कीमत पे अपने सेल पे ये मिल रही है। लेकिन और फायदा लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बाय नाउ में जाके इस कोर्स के लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा, कैपिटल में KEVAL। तो यह फीस जो है 22,050 रुपए है, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप ये लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक करके कोड अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। या अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 87501 पे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।